इंटरनेशनल खबरों की एक और खास रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। मिडिल ईस्ट की बात करूंगा, गाजा की भी कुछ खबरें हैं, सारी खबरें आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले आपको बांग्लादेश की तरफ लिए चलता हूं। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है, आगजनी हो रही है, पुलिस गोलियां बरसा रही है, जनता सड़कों पर उतरी हुई है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से समझाता हूं। भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, बात काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। स्टूडेंट अंडर अटैक, ये हैशटैग सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में ट्रेंड भी हो रहा है। दरअसल बांग्लादेश के अंदर ये जो कोहराम मचा हुआ है वो नौकरी की वजह से मचा हुआ है, और ये जो आगजनी हो रही है ये वहां के स्टूडेंट कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे, जिसके बाद बांग्लादेश के स्टूडेंट्स में और वहां की पुलिस में बहुत ज्यादा झड़पें हो गई। पुलिस ने गोली चला दी, कई सारे स्टूडेंट्स के गोली लगी, 4 बच्चों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। जब इस तरह से गोलीबारी बांग्लादेश की पुलिस ने की तो उसके बाद ये जो प्रदर्शन था ये हंगामे में तब्दील हो जाता है। आगजनी बच्चों ने बांग्लादेश के अंदर करना शुरू कर दी, हड़कंप मचा हुआ है बांग्लादेश के अंदर। दरअसल मामला यह है कि बांग्लादेश के अंदर हर साल 3000 नौकरियों के लिए 4 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। सिर्फ 3000 नौकरियां और बच्चे 4 लाख। उन 4 लाख बच्चों में भी 30% नौकरी जो है वो आरक्षित की हुई है, और ये 30% नौकरियां जो हैं वो उन परिवारों को दी जाती हैं जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। 1971 में बांग्लादेश को जिन लोगों ने आजाद कराया था, हर साल उनके परिवार के बच्चों को 30% रिजर्व कोटे के तहत नौकरी दे दी जाती है। चाहे वो एग्जाम निकालें चाहे ना निकालें, लेकिन 30% नौकरियां उनको मिल जाती हैं। बाकी बच्चे एग्जाम निकालने के बाद भी नौकरी नहीं पा पाते हैं। इसके अलावा भी कुछ परसेंट नौकरियां बांग्लादेश की सरकार ने और लोगों को आरक्षित कर रखी हैं। सिर्फ 44% नौकरियां ऐसी हैं जो आम लोग एग्जाम देके सरकारी नौकरी पा सकते हैं। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स का यही कहना है कि हम इतनी मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन हमारे हिस्से में सिर्फ 44% नौकरियां हैं। ये जो 30% नौकरियां उन परिवार के बच्चों को दी जा रही हैं जिनके परिवार वालों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, ये बिल्कुल गलत है, इसको खत्म करना चाहिए। किसी के पास काबिलियत है नहीं है, उसको सरकार नौकरी दे रही है। इसी बात को लेकर बांग्लादेश के तमाम स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन बहुत बड़े हंगामे में तब्दील हो जाता है, पुलिस ने गोलियां चलाई और अब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। भारत सरकार ने भी अपने देश के नागरिकों के लिए जो बांग्लादेश के अंदर इस वक्त हैं एडवाइजरी जारी कर दी है। एक रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन इस वक्त 7000 लोग भारत के बांग्लादेश के अंदर हैं। भारत सरकार ने अपने लोगों से मना किया है कि इस वक्त वो बांग्लादेश की यात्रा करने से बचें। हालात बहुत ज्यादा खराब हैं इस वक्त पूरे बांग्लादेश के अंदर। स्टूडेंट्स ने इस विरोध प्रदर्शन को आज इसलिए शुरू किया क्योंकि शेख हसीना से स्टूडेंट्स बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि इस कोटे को 30% रिजर्व कोटे को खत्म कर दें, लेकिन आज शेख हसीना ने साफ कर दिया कि वो इस 30% आरक्षण को खत्म नहीं करेंगी। इसीलिए आज तमाम स्टूडेंट सड़कों पर उतर पड़े हैं। फिलहाल मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। हुतीज ने एक बार फिर से सऊदी अरब को चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हम कभी भी सऊदी अरब का साथ नहीं छोड़ेंगे। सऊदी अरब के ऊपर अच्छा मक्खन लगा रहे हैं ये लोग, थोड़ी सी सुरक्षा दे देते हैं, 2-4 लड़ाकू विमान सऊदी अरब को देते हैं और सऊदी अरब इनका बहुत बड़ा गुलाम बना हुआ है। फिलहाल हुतीज ने कहा सऊदी अरब को इजराइल का समर्थन बंद कर देना चाहिए। अगर सऊदी इजराइल और अमेरिकी के लिए अपने भविष्य का बलिदान देने और अपनी आर्थिक योजनाओं को खोने के लिए तैयार है तो 2030 की योजना या रियाद हवाई अड्डे को विकसित करने की योजना का कोई मतलब नहीं है। सऊदी अरब 2030 का जो विजन लेकर चल रहा है ना, जिसके तहत पूरे सऊदी अरब को यूरोप से भी बेहतर बना दिया जाएगा। यूरोपीय कल्चर सऊदी अरब में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका है। 2030 तक पूरा यूरोपीय कल्चर सऊदी अरब में आ जाएगा। इस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और एक बहुत ज्यादा विकसित देश बनाना चाहते हैं सऊदी अरब को। यही धमकी दी है कि अगर आप इजरायलियों का और अमेरिकियों का साथ देते रहेंगे तो ये सपना भूल जाएं कि हम अपने देश को विकसित बना सकते हैं। दोस्तों, गाजा के अंदर इस वक्त भूख लोगों को बहुत ज्यादा तड़पा रही है। जिसको जो चीज भी मिल रही है
वो खाने को मजबूर हो रहा है। समुद्र के किनारे वो जो घोंगे नहीं होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, रेत के अंदर होते हैं, उनको निकाल निकाल कर उबाल उबाल के गाजा के लोग खाने को मजबूर हैं, क्योंकि खाना नहीं है, पेट के अंदर कुछ जाने के लिए है ही नहीं। तो जो कुछ भी मिल रहा है उन लोगों को, उसी से वो लोग थोड़ी बहुत अपनी भूख मिटा रहे हैं। घोंगे की सब्जी क्या, उसको उबाल कर बस जैसे तैसे वो निगल रहे हैं। कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि इजराइल सोच रहा है कि हमास के साथ गाजा में सीज फायर कर लें, क्योंकि इजराइल का कहना है कि हम एक वक्त में दो संगठन से लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमास से लड़ाई काफी लंबी हो चुकी है, तो इस वक्त हम दो संगठनों से एक साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। गाजा के अंदर सीज फायर हो जाए। हालांकि इजराइल यह भी चाह रहा है कि हमारे मन मुताबिक सीज फायर हो और उसके बाद पूरी लड़ाई हिजबुल्लाह के साथ लेबनान के बॉर्डर पर लड़ी जाए। लेकिन सीज फायर इतनी आसानी से इजराइल राजी नहीं होगा, क्योंकि इजराइल अपने मन मुताबिक सीज फायर चाहता है। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने कहा कि लेबनानी सरकार के साथ हिजबुल्लाह दक्षिण उसकी सुविधाओं, खेतों, दुकानों और उसके घरों आदि का पुनर्निर्माण करेगा और इसे पहले से भी बेहतर बनाएगा। लेबनान के बॉर्डर पर जो लेबनान के गांव हैं, वहां पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है, और ये हमले देखा जाए तो हिजबुल्लाह की वजह से हो रहे हैं। इसलिए हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम लेबनान की सरकार के साथ मिलकर जो भी यहां पर नुकसान हुआ है, जितने भी घरों को इजराइल ने तोड़ा है, उनका एक बार फिर से निर्माण करेंगे और पहले से ज्यादा अच्छे घर बनाकर उन लोगों को देंगे। दोस्तों, इजराइल दुनिया के सामने कहता है कि हमने गाजा के ऊपर हमले जो किए हैं वो आतंक को खत्म करने के लिए किए हैं, आतंकवादियों के ऊपर किए हैं। लेकिन एपी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पर इजराइल के युद्ध में अक्टूबर से कम 500 स्वास्थ्य कर्मचारी मारे गए हैं, जिसमें कई विशेषज्ञ डॉक्टर भी शामिल हैं। तो क्या ये सब आतंकवादी हैं जिनको इजराइल ने मार दिया? प्रोफेसर्स को मार दिया, टीचर्स को मार दिया, बड़े बड़े फुटबॉल कोचेस को मार दिया, ये सब के सब आतंकवादी हैं क्या दुनिया की नजर में? इजराइल के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने नेसेट में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव है कि आप अपनी पत्नी से पूछें कि ऐसा क्या कारण है कि कोई व्यक्ति मंच पर उठकर कई बार दबाव शब्द कहता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर तंज कसते हुए कहा है, और कहा जाता है कि इनकी पत्नी ही सब कुछ चलाती है, पत्नी के ऑर्डर पर ही बेंजामिन नेतन्याहू सब कुछ करता है। हसन नसरुल्लाह ने अपने एक और बयान में कहा कि अगर आपके टैंक लेबनान और उसके दक्षिण में आते हैं तो आपको टैंकों की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास कोई टैंक नहीं बचेगा। हम सारे टैंकों को उड़ा देंगे। इजराइल जो लेबनान के बॉर्डर के अंदर टैंकों को लेकर घुसने की बात करता है, इसी पर यह बात कही गई है। इस्लामोफोबिया का एक और नमूना यूरोप से सामने आया है। फ्रांस के अंदर एक एथलीट, ओलंपिक चल रहे हैं, तो एक एथलीट महिला को हिजाब नहीं पहनने दिया। एक क्या बल्कि जितने भी मुस्लिम महिलाओं ने वहां पर हिजाब पहनकर भागने की कोशिश की थी, सभी को प्रतिबंधित कर दिया गया। हिजाब पर बैन लगा दिया गया। हिजाब पहनकर महिलाएं भाग नहीं सकती, इस तरह की बात फ्रांस की तरफ से कही गई। तो ये एक और इस्लामोफोबिया का नमूना सामने आया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।